हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है केमिकल इक्वेशन। एक डिटेल्ड एनालिसिस है, अच्छे से समझेंगे टॉपिक को, ठीक है। कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना टाइम लग जाए। साथ ही साथ एक और चीज है, आज के लेक्चर के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं। के लिए आप कमेंट सेक्शन का जरूर इस्तेमाल करें, उसमें क्वेश्चंस अपने क्वेरीज अपनी जरूर डालें, जिसको हम डाउट सेशन के अंदर ले लेंगे। डाउट सेशंस के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के तलाश में रहता हूं हमेशा, तो आपके क्वेश्चन रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आज हमारा पहला लेक्चर है, साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज के इस ओवरऑल लेक्चर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, ये है क्या केमिकल इक्वेशंस, जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मतलब ये चैप्टर एक तरीके से दो पार्ट के अंदर है। पहले तो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक आइडिया आपको मैं दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कॉपी में जब आप लिखते हो, आपके पास नोटबुक्स जो है उनके अंदर जब आप इन केमिकल रिएक्शंस को लिखते हो, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, और साइंटिस्ट ने कैसे तरीका निकाला इनको रिप्रेजेंट करने का, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का भी हम एक तरीके से मेथड देखने वाले हैं। ओके, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन। इसके पीछे कुछ लॉज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़े हो तो ये बात जान लो, क्लास 9 में भिड़ंत हुई है, यहाँ पे यूज है, और क्लास 11 में इसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस आएंगे कई सारे केमिकल लॉज के बारे में। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी आपको इतना याद रखना है, मैं आपको लॉ बता दूंगा, समझा दूंगा, और फिर हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंसिंग के पीछे कुछ एक तरीके से कह सकते हो लॉजिक होता है, ऐसे नहीं हवा में कि बस हाँ बच्चों को परेशान करने के लिए टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन बना दिए कि चलो बैलेंस करो, नहीं, कुछ तरीका होता है। और फिर हम करेंगे हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। इसके ऊपर 3 लेक्चर्स आएंगे। जी हाँ, 3 लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे। 3 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या बताएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंटेंट अभी जान लो ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे, तुम उस वक्त रेडी रहो। देखो अभी आज पहला लेक्चर है, 2 लेक्चर्स और आएंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे, पहले लेक्चर की अगर बात करें तो उसके अंदर हम बुक वाले मेथड की, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कौन सा हिट एंड ट्रायल मेथड, वो वाला मेथड से हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। वैसे तो बैलेंसिंग इतना एग्जामिनेशन में आता नहीं है बोर्ड में, लेकिन मान लो यूनिट टेस्ट में या आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कभी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ जाए, या आपको खुद बैलेंस करना हो, तो हम हिट एंड ट्रायल बुक वाले मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी कभी एग्जामिनेशन में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आए तभी बुक वाला मेथड करो, नहीं तो अगले लेक्चर का वेट करो। उसके अंदर मैं आपको एक पर्सनल दूंगा, जिसे आप एग्जाम में नहीं यूज कर सकते बट अपने लिए यूज कर सकते हो, जिसमें आप फटाफट इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। एक शॉर्ट का नीचे लिंक है, उसमें आप देखो कि कितना फास्ट मैंने किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, उसको देखो और फिर आपको समझ में आएगा। 15 सेकंड का है वीडियो, 15 सेकंड का, आपको पता चलेगा कितना 15 सेकंड के अंदर 2 इक्वेशन बड़ी सॉल्व कर दी। तो वो हम सिखाएंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम एबीसीडी मैथमेटिकल बैलेंसिंग मेथड होता है वो भी सिखा देंगे। तो ये है आज का कंटेंट, आज का गोल। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, इन सारी क्वेश्चंस के बारे में। सो दीस क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम वेरी सून। लेट्स बिगिन विद दैट। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप कुछ इक्वेशंस बनाते हो, कैसी इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है, कई सारी तरीके की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। वैसे ही आपको केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। मैं बुक का एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि बाद में इसका शायद मैं एग्जांपल ना दे पाऊं, तो अभी अगर सुन लोगे तो ये तुम्हें केमिकल इक्वेशन समझने में मदद करेगा। एक इक्वेशन है, उसको समझते हैं। आइए चलिए देखो, मान लीजिए मैं और आप एक लेबोरेटरी के अंदर है, ठीक है। एक केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है आपके स्कूल के अंदर, मैं और आप उसमें हैं। आपने कहा कि भैया ये लो टॉन्ग और ये लो मैग्नीशियम का रिबन आता है, ठीक है, वो रिबन आपने उसको सैंड पेपर से रफ किया। अब वो क्यों रफ किया ये मैं बहुत जल्दी आपको एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, उसके पीछे एक लॉजिक है। तो आपने उसे रफ किया और आपने कहा कि ये लो भैया और ये लो टॉन्ग से पकड़ो, और बर्नर ऑन कर दिया और कहा कि इसको जलाइए। मैंने कहा वाह चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जलाना स्टार्ट किया। मैंने जब जलाना स्टार्ट किया तो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बुक में लिखी है बातें। व्हाइट डिजलिंग फ्लेम मतलब कि क्या, डिजलिंग मतलब
समथिंग लाइक दिस, डिजलिंग डिजलिंग डिजलिंग, ठीक है, डिजलिंग, समथिंग लाइक दिस, व्हाटएवर। तो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ वो जलेगा, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम, ठीक है, रिमेंबर दिस। मैं बार बार इस पे क्यों जोर डाल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। देखो हर एक रिएक्शन में, हर एक केमिकल इक्वेशन, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो, सबसे पहले तो ये जानो, एक केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, इस साइड LHS होगा, मतलब कुछ इस साइड एलिमेंट्स होंगे, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो LHS वाली साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब क्यों रिएक्टेंट बोलते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो यही लोग हैं जो रिएक्ट करेंगे, यही लोग हैं जो बॉन्ड्स बनाएंगे या बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। समझ में आया? मतलब बॉन्ड्स बनाएंगे, बॉन्ड्स तोड़ेंगे। एग्जांपल देता हूं, बॉन्ड्स बनाएंगे, बॉन्ड्स तोड़ेंगे। एग्जांपल लो, देखो बॉन्ड्स बनाना, जैसे मान लो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया प्लस साथ में मैंने पानी ले लिया, तो इससे क्या बनेगा? जी हाँ, सही कहा आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिसने चैप्टर का पहला रिवीजन करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको मैंने कहा मेकिंग एंड बॉन्ड्स, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, दो लोग एक साथ है, कुछ बना, कुछ बना, कुछ तो बना है, तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो गया। इसको ध्यान से देखो, ये होता है RHS। ध्यान से देखो, ये ध्यान से, ये मैं राइट हैंड से लिखता हूं, मैं कोई स्पेशल बच्चा नहीं जो लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, समझ में आया? इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला। रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। RHS, RHS को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड, जहां पे प्रोडक्ट निकल के आता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का जब हम रिएक्शन कराएंगे, इसको सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट इट। पहला लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा एक एक करके। तो ये दोनों साथ में आएंगे तो बनेगा 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट है। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड। RHS प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ HCl प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ HCl प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? तो मैं वापस आता हूं वहीं पर जहां पे था मैंने आपने मुझे टोंग दिया, एक दिया मैग्नीशियम रिबन रफ करके अच्छे से, और बर्नर ऑन करके दे दिया और कहा कि भैया इसको जलाइए। व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ जला और कुछ व्हाइट कलर का पाउडर निकल के आया, तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोग कर रहे थे रिएक्शन, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो ये रिएक्शन हम करते हैं कि आप ये लाइए, आप ये लाइए, चलिए इसको रिएक्ट कराते हैं बीकर के अंदर, चलिए इसको बर्न करते हैं, चलिए ये करते हैं, तो ये जो उछल कूद मचाया करते हैं हम लोग लेबोरेटरी के अंदर, तो क्या बच्चे फ्यूचर में ऐसे लिखेंगे बैठ के, हमने हाइड्रोजन ले लिया, हमने नाइट्रोजन ले लिया, ऐसे करके पूरा लिखेंगे बच्चे? नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। अब क्या करें? तो उन्होंने एक मेथड निकाल दिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया हूं धीरे धीरे, केमिकल इक्वेशन की बात करते करते सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। कौन सा सेकंड क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन था किस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल रिएक्शन, अब यहां पे जान लो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन का, किसी भी एक लेबोरेटरी के प्रोसेस का, जिसे आप कोई प्रोसेस किया, जैसे मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो किसी भी केमिकल प्रोसेस को नेमिंग करते वक्त उसकी फिजिकल स्टेट बताते हुए कभी भी आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए किस तरह होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये कहां आ गया भैया? मैथमेटिक्स में आ गया आप तो। नहीं, अभी रुको थोड़ा। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे ही केमिकल इक्वेशन होती है, ये भी बनाई जाती है। बेसिकली कुछ प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस। जैसे अब इसको देखो, आपने मुझसे कहा कि भैया लीजिए बर्न कीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया, किसको बर्न किया? मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया, तो उसके साथ ऑक्सीजन जो था वो कंबाइन कर गया। इसकी वैलेंसी 2 है तो यह जगह MgO। तो मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्शन किसने किया? हमने और आपने मिलकर किया। तो रिएक्शन किया, प्रोडक्ट निकल के आया। तो वो जो रिएक्शन है उसको पूरा पोथा पत्री पूरा बढ़िया बढ़िया से लिखने में इतना टाइम वेस्ट होगा कि यहाँ 2 ग्राम मैंने मैग्नीशियम का एक रिबन उठाया, उसको मैंने वो किया। नहीं, ये सब मत लिखो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है। इसीलिए साइंटिस्ट ने हमको दे दिया केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बना के लिखिए बच्चा, इक्वेशन बना के लिखिए। अच्छा, हम प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो होता है प्लस, इनका हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। आगे और पता चलेगा, माइनस साइन भी है। अभी प्लस की बात करो, इसे हम सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो कोई एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट को सेपरेट, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, दोनों एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया। समझ में आया?
समझ में आया? ओके, डन। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो आप एक प्रोसेस लेबोरेटरी के अंदर करते हो उसको किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, आप बस मतलब जानो, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी था, मैंने इसीलिए आपको बताया। अब जब तक आप इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को नहीं जानोगे, जब तक आप नहीं जानोगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तब तक कैसे बनाओगे, कैसे बैलेंस करोगे किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, ठीक है? तो ये बात जानो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने बात करी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार क्या होता है कि ऐसे फटाफट लिख नहीं दिया जाता है कि एलिमेंट ये रिएक्टेंट थे एक साथ आए। अब तक तो समझ में आया होगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और डिटेल पता चलेगा। धीरे धीरे रुको, धीरे धीरे ग्रास्प करो, समझ में आएगा पूरा। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट साथ आए, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट साथ आए, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट साथ आए, प्रोडक्ट बना। समझ में आया? ओके, तो अब तक मैं बस इसकी बात कर रहा था कि कुछ एलिमेंट साथ में आ गए, एक प्रोडक्ट बन गया, कुछ एलिमेंट टूट गए तो प्रोडक्ट, कुछ आपके मॉलिक्यूल से टूट गए तो प्रोडक्ट बन गया। इतना समझ में आया? ये क्लास 9 में भी आपको थोड़ा डिटेल बताया गया कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, समझ में आया होगा सब, ठीक है? कोई बात नहीं, आइए चलिए बात करते हैं। अगर नहीं सीखा तो चिंता ना करो, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको भी बता दूंगा। आइए चलिए बात करते हैं। तो कई बार हमें क्या बताया जाता है, कई बार हमको फिजिकल, ध्यान से देखो इसको, हमको कई बार क्या किया जाता है, हमको फिजिकल स्टेट भी बताए जाते हैं, फिजिकल स्टेट भी बताए जाते हैं, ठीक है? कंसंट्रेशन भी बता देगा और भी काफी सारी चीजें बताता है, ठीक है? केवल एक दो चीजें नहीं बताएगा, काफी सारी चीजें बताता है। मतलब एक केमिकल इक्वेशन अपने साथ एक ही इंफॉर्मेशन लेके नहीं चलता है कि कुछ एलिमेंट आए और एक प्रोडक्ट बन गया, नहीं, बस यही इंफॉर्मेशन नहीं लेता, कुछ फिजिकल स्टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेता है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूं, बातों में कुछ नहीं रखा है, आइए करके दिखाते हैं। चलिए आपको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? आइए चलिए बात करते हैं। कई बार कोई केमिकल इक्वेशन लिखी होती है तो उसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। आइए समझते हैं क्या। जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, अपने साथ, और मैंने ले लिया हाइड्रोजन, बैलेंस लिख रहा हूं इक्वेशन को, ठीक है? यहां पे मैं बैलेंस, अभी बैलेंसिंग आपको सिखाऊंगा, अभी तक मैंने बैलेंसिंग बताई नहीं है, इसलिए अपने मन से ले रहा हूं चीजें। जब बैलेंसिंग पता चल जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये क्यों ले रहे हैं, ठीक है? तो अभी कोई बात नहीं, आइए चलिए। जैसे आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन में क्यों लिया 3, अभी पता चलेगा जब बैलेंसिंग सीख लोगे तब। ओके, 2NH3 अमोनिया। तो ये रिएक्शन के अंदर कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये अमोनिया है, तो इससे इनफ नहीं होगा। इस रिएक्शन के अंदर और भी चीजें होती हैं, आइए वो भी बताता हूं मैं आपको। जैसे कि ये रिएक्शन केवल 450 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। कई बार कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट टेम्परेचर या कंडीशन, ये मैं आपको थोड़ी हाई लेवल की बात बता रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में और आगे बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी, बहुत ही अच्छी हैं ये बातें, ध्यान से सुनो। कई बार क्या किया जाता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ऐसे खुलेआम नहीं हो जाती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बस आओ हो जाएगा काम, नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन हो, हम हाइड्रोजन है, आइए अमोनिया बना देंगे, कोई नहीं। कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं, उनको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक अमोनिया नहीं बनेगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेने वाला कोई रिएक्शन का, बस मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई रिएक्शन है जो 200 डिग्री सेल्सियस पे ही टेक प्लेस करेगी, मतलब कि 200 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। ऐसी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो केवल 200 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो वो ना 250 पे होगी, ना 300 पे होगी, ना 150 पे होगी, ना 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, वो होगी तो केवल 200 डिग्री सेल्सियस पे होगी, ठीक है? तो कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाती हैं और ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, ठीक है? कोई भी केमिकल रिएक्शंस बिना कोई कंडीशन बनाए नहीं होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, आइए चलिए उनको सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो अमोनिया है बेसिकली ये क्या होता है, ये 450 डिग्री सेल्सियस पे होता है। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, साथ ही साथ आपको 200 से लगभग 900 एटीएम, इसको प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है। फिर आपको ये हायर क्लासेस के अंदर थोड़ा पता चलेगा, इसे हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, एक केमिकल इक्वेशन अपने साथ कुछ ही इंफॉर्मेशन लेके नहीं चलती है कि कुछ एलिमेंट रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट बना दिया, नहीं, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन लेके चलती है। जैसे कि 450 डिग्री सेल्सियस इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। साथ ही साथ ये हो गया 200 से 900 एटीएम प्रेशर है ये, ठीक है? प्रेशर के लिए यूनिट। आइए बात करते हैं यहां पे, और साथ ही साथ लगेगा इसके अंदर आयरन प्लस मोलिबेडनम, ठीक है? ये सब आपके लेवल का नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती हैं। आइए मैं आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूं। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं
जैसे कि देखो, मान लो मेरे पास था एक मेटल जिंक, क्या है मेरे पास जिंक है, प्लस मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, जिंक का सॉल्ट बनेगा ZnSO4 प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहे हो, कुछ पक रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो ध्यान से देखो क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन एक बीकर के अंदर होगा, ठीक है। क्या होगा कि मैं H2SO4 में देखो एलिमेंट रिएक्टिव्स होते हैं, एलिमेंट कुछ एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिंक इतना रिएक्टिव नहीं है, तो हम मान लीजिए एक छोटा सा पीस डालते हैं किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। जब आप डाल देंगे जिंक इसके अंदर तो क्या होगा, ये होगा कि जिंक का सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन की गैस ऊपर की ओर निकलने लगेगी, ऊपर से निकलने लगेगी, ऊपर निकलने लगेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। आपको धीरे धीरे रिएक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। आपको मैं इतना डिटेल दे दूंगा कुछ रिएक्शंस के बारे में कि आपके रिएक्शंस दिमाग में बंध जाएगी कि हाँ ये रिएक्शन है, इस तरीके होता है, इस तरीके होगा, बस यही जानना है आपको। ये चैप्टर अगर चैप्टर में महारत हासिल करनी है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान लो। मैं भी आप ही के जैसा हूं, लेकिन मैं कर ले रहा हूं तो इसका मतलब मैंने सीखा है, तो सीखने की हैबिट डालो। आओ चलो, तो हाइड्रोजन गैस, ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ऊपर की ओर निकलती जा रही है। अच्छा कई बार ये एरो बनाया जाता है, ध्यान से देखो, ये एरो बनाया जाता है। जो गैस इवॉल्व होगी, जो गैस कुछ भी हो सकता था, सल्फर भी हो सकता था, ऑक्सीजन भी हो सकता था, तो ये ऊपर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। अच्छा कई बार ये एरो डाउनवर्ड्स होते हैं, कई बार ये एरो जैसे मैंने आपको दिखाया हाइड्रोजन ऊपर की ओर एरो, कई बार एरो डाउनवर्ड्स होते हैं। डाउनवर्ड एरो तब होते हैं जब प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी, आपको आगे पता चलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर एक है रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ध्यान से एनसीईआरटी को पलटो पता चलेगा, वो रिएक्शन के अंदर बता दूंगा, अभी ध्यान से सुनो। तो ये पीपीटी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। एक गिलास लो, गिलास के अंदर क्या डालो, सैंड डाल दो, सैंड डाल दो, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर दो और रख दो 5 मिनट के लिए, और फिर वापस आओ। अगर बिना हिलाए रखोगे तो वो सैंड नीचे नीचे बेड की तरीके एक बेड बना लेंगी, नीचे नीचे ही वो सेटल हो जाएंगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगी। उसी तरीके प्रेसिपिटेट होता है। ये भी किसी, अगर आप मान लीजिए आपका एक टेस्ट ट्यूब है, बहुत गंदा टेस्ट ट्यूब बनाया मुझे पता है मुझे, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट ऐसे बन जाएगा, यहीं पे प्रेसिपिटेट रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट होता है, ये डाउनवर्ड एरो होता है, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर सेटल हो जाता है। साइंटिस्ट बहुत सोच समझ के काम करते थे, मैं बता रहा हूँ, मैं फैन हूं इन लोगों का इस तरीके की सोच बहुत आगे है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये थे कुछ फिजिकल स्टेट, ये जानना जरूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको कुछ और भी चीजें दी जाती हैं, जैसे कि ये दे दिया, मान लीजिए कार्बन है मेरे पास, वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, मेरे पास सल्फर है, सल्फर गैसियस स्टेट में है, और हमको मिल जाएगा CS2 जो कि गैसियस स्टेट में है। कोई बैलेंसिंग के मोड में नहीं हूं मैं बैलेंसिंग आपको सिखाने अभी बाद में सिखाऊंगा, लास्ट में सिखाऊंगा। अभी इसको देखो, तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, जी हाँ कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि कार्बन हमारा सॉलिड नेचर में है, सॉलिड, ये एस है, गैस, लिक्विड भी होता है और एक्वस होता है, 4 स्टेट्स होती हैं, याद रखना आपके क्लास के लिए, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड है, कार्बन सॉलिड नेचर में है, सल्फर गैसियस में है, और ये जो CS2 निकल के आया ये गैसियस फॉर्म में है। तो कई बार फिजिकल स्टेट इस तरीके भी पता चलती है कि कार्बन सॉलिड में है, सल्फर गैसियस में है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप पहचान सको, किसी भी केमिकल इक्वेशन को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सको कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट बताने की मूड में है, आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। आइए, कई बार ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम और मेरे पास है HCl, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे मैंने लिख दिया डाइल्यूट, क्या लिख दिया, डाइल्यूट, या यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसंट्रेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से आपको फिजिकल स्टेट बताता है कि कितना ज्यादा पानी, डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है भैया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। जब किसी भी आप, जैसे मान लो एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर बहुत ही मीठी चाशनी है, ठीक है, बहुत ही मीठी है, मैं उसके अंदर पानी मिला दूं, उसे डाइल्यूट कर दूं, तो क्या होगा, क्या उस जो शुगर का टेस्ट था क्या वो और बढ़ जाएगा, नहीं घटेगा। तो कई बार वाटर ऐड कर देने से सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा कई बार अगर वाटर हम कम कर दें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहे, सॉल्यूट ज्यादा रहे, तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। इन हम परसेंटेज में नापते हैं, इतना तो पता ही होगा कि 99% कंसंट्रेटेड, ये सब सुना होगा, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ये फिजिकल एक तरीके से बताता है हमको कुछ, एक केवल यही नहीं बताता कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, बस यही नहीं बताता, कुछ और भी चीजें बताता है। क्या बताता है,
टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एलिमेंट्स हो गए, क्या क्या एक्वायर्ड है, कैटेलिस्ट बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उन्हें हम कैटेलिस्ट बोलते हैं। जैसे आपको एंजाइम पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में, लाइफ प्रोसेस में। एंजाइम होते हैं बायो कैटेलिस्ट, वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फास्ट कर देते हैं कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एरो के ऊपर लिखी होती है। साथ ही साथ कभी कभी कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, तो हम उसके ऊपर अपवर्ड का एरो बना देंगे, ताकि क्योंकि बीकर, जिस बीकर में ये रिएक्शन होगा उससे हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकलेगी, इसीलिए, ठीक है। और कई बार डाउनवर्ड एरो रहता है तो प्रेसिपिटेट के लिए रहता है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है और वो बीकर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर वो नीचे सेटल हो जाता है। फिर बात करें इधर, हम देखें तो इधर देखोगे तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर गैसियस फॉर्म में है, तो हमारे पास CH2 आ गया जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो ये बताता है कि किस मैटर पढ़े हो ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़े हो गए। जब ये पांच मैटर हैं जो पढ़े हो गए, नहीं पढ़े हो तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, क्लास 9 की एनसीईआरटी देख लेना। खैर इतनी कोई जरूरत नहीं है इन सब की, यहाँ पर बस जान लो सॉलिड स्टेट। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा। आपकी क्लास में एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, बस, ठीक। साथ ही साथ अगर बात करूं तो और भी कुछ चीजें होती हैं, इनके बारे में भी आप जानो। जैसे कि कई बार बताते हैं कि किस तरीके से, क्या डाइल्यूट है, देखो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा तो कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट की मात्रा कम तो डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है, ये सभी बताया जाता है। अच्छा, एक लास्ट पढ़ लो, 5 चीजें बतानी थी, 4 चीजें हो गई हैं। एक और चीज, हमें एक और इंफॉर्मेशन दी जाती है केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। आइए चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। कई बार कुछ रिएक्शन, जैसे मान लो ये X है प्लस Y, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, क्या बनेगा, प्रोडक्ट। XY मैंने मान लो प्रोडक्ट बन गया, कोई भी रिएक्शन है, हमें उसका मतलब नहीं है। कई बार लिखा रहता है फास्ट, यहां पर ऊपर फास्ट लिखा रहेगा, तो ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो कई बार इस पे फास्ट लिखा रह सकता है, कई बार इस पे स्लो भी लिखा रह सकता है, ठीक है, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो ये 5 चीजें मुझे बतानी थी। सबसे पहली चीज हमने आपको क्या बताई, हमने बताया आपको कुछ कंडीशंस के बारे में। तो हम इसे फिजिकल कंडीशंस कहते हैं, इसको हम कंडीशन कहते हैं जिसके थ्रू एक केमिकल रिएक्शन होती है। फिर हमने आपको क्या बताया, फिर गैस इवॉल्व होती है, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल हो जाते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड का एरो। फिर हमने बताया फिजिक्स मैटर, हमने बताया आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में रहता है। बेसिकली कुछ एलिमेंट सॉलिड भी पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड, कुछ गैसियस, वो भी आपको ये, अगर ऐसे एरो, ऐसे G लिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, L लिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, AQ लिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, आपका इंपॉर्टेंट S लिखा रहा है, तो समझ जाओ कि आपको क्या बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है कि वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म के बारे में पता चलेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें एसिड वेसिड के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। जहां तक बात रही, कभी कभी डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड भी बताता है। ये बताता है क्या, ये बताता है सॉल्यूट की मात्रा कितनी ज्यादा कितनी कम। और फिर कई बार बताया जाता है स्लो या फास्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड बताता है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये मैंने आपको थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को किस तरीके रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आप किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम इसके बाद बताने वाले हैं आपको, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरत है बैलेंस करने की, क्या टीचर हमको परेशान करने के लिए ऐसा करता है, पता करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज हम पता करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3 लेक्चर्स आएंगे। पहला लेक्चर अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बुक वाले मेथड, जिसे हम हिट एंड ट्राई मेथड कहते हैं, उसके थ्रू किस तरह बैलेंस होगा। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके करना है, आइए चलिए वो सीखते हैं। सबसे पहले ये जाने कि किस तरीके बैलेंस करना है। पहले तो ये जान लेते हैं बैलेंस क्यों करना है। बैलेंस क्यों करना है, क्या टीचर को खुश करने के लिए, मार्क्स ज्यादा लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक यूरोपियन है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो लेवोइजर। क्या, एंटोनियो लेवोइजर। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत बड़ा लॉ है, इसके अंदर कुछ चीजें बताई जाती हैं, आइए उनको समझते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा LHS, ये रिएक्टेंट की साइड होती है। तो LHS अगर रिएक्टेंट की साइड है तो उसका कुछ मास होगा, कुछ भी मास होगा, ठीक है। तो आपने मैटर में क्या पढ़ा है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस हैव वॉल्यूम, कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है, कुछ भी ऐसा पढ़ा है। तो ध्यान से सुनो, तो जो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स लगा रहा हूं तो उनका कुछ मास होगा। जी हाँ, मास ऑफ LHS हमेशा, एक जो ये साइंटिस्ट है एंटोनियो लेवोइजर, इन्होंने प्रूव कर दिया, इन्होंने इसके ऊपर लॉ बना दिया, ये कह दिया कि मास ऑफ LHS जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। क्या क्या बोला मैंने, अभी रुको बताता हूं। मास ऑफ RHS के बराबर है। RHS LHS थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल ले लेते हैं थोड़ा सा।
तो ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये हमेशा बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब ये समझ में आया, अब ये समझ में आया, ये फॉर्मल लैंग्वेज है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये एंटोनियो लेवॉइजर ने प्रपोज किया। ये कैसे किया, इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। मान लो कोई भी एक केमिकल इक्वेशन ले लेता हूं मैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे मैंने ले लिया लाइक सपोज हाइड्रोजन ले लिया, ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा जगह रहेगा यहां पर, ऐसे एक लाइन खींच देता हूं। हाइड्रोजन ले लिया मैंने, H2, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इस सब के ऊपर भी एक डिटेल हम लेक्चर ले लेंगे क्लास 9 के लिए, जब बनाने लगूंगा तो उसको देख लेना तुम। ठीक है, अभी रुको। जैसे मान लो, ठीक है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। आप सबको पता चल गया होगा क्या बनने वाला है, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCl बनने वाले हैं। तो ये बैलेंसिंग का प्रोसेस होता है। खैर, उससे हमें क्या मतलब, हम तो ये जानने आए थे कि बैलेंसिंग क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है बैलेंस करने की, हम ये जानने आए थे। तो चलिए उसको जान लेते हैं, आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो इसका मास होता है, हर चीज का देखो, एटम का एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी होता है। एटॉमिक मास जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप क्लास 9 का मैंने बोला लेक्चर देख लेना, अच्छे से देखना, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जानो एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास ये होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का कितना मास होगा। लेट सपोज, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना जान लेते हैं कि मास क्या है। इन सबका कुछ ना कुछ मास है, आइए उन मास को मैं आपको बता देता हूं। इसे हम मोलर मास कहते हैं या मोलिक्यूलर मास कहते हैं। या पढ़ोगे किसमें, या मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मोल की वैल्यू याद है कितनी है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, देखा होगा। मोल निकालने का क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो वहीं पे मोलर मास वो मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका कुछ, इन मॉलिक्यूल का कुछ मास है, तो इसका मास आएगा 1। हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, बस 1। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, रफली 35.5 होता है। वैसे तो बाकी सारे टीचर 35 ले लेते हैं, लेकिन 35.5 होता है। तो कितने क्लोरीन के कितने एटम है, 2, 71। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 71। इनको अगर मैं ऐड करने लगूंगा तो क्या निकल के आएगा, जी हाँ आपने सही कहा, निकल के आएगा आपका 73। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा के 73 लिख लूंगा यहाँ पर। चलिए आइए, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा और बिल्डअप करो। ठीक है, बहुत बाउंड, अपने आप को बाउंड ना करो, थोड़ा अच्छे से सीखो चीजों को। तो इसका हमने कितना निकाला, जी हाँ हमने 73 निकाला यूनिट्स, 73 यूनिट मान लो। अभी अगर मैं इनकी बात करूं, यह है 2HCl, यहाँ पे पूरा जो HCl है ये पूरा H से बना है, Cl से बना है, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से। इस पे 2 लगा हुआ है, मतलब कि क्या, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो ये भी कितना आएगा, 73। क्यों, क्योंकि वहां पे भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन था, 73। तो क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, जी हाँ सेटिस्फाई कर रही है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये किसने प्रपोज किया था, एंटोनियो लेवॉइजर ने प्रपोज किया था। इन्होंने ऐसा कहा कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब कि मास ऑफ एलएचएस मास ऑफ आरएचएस के बराबर होगा। ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। अच्छा, तो ये एक सेकंड पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, खैर अभी इन पॉइंट्स को याद रखो। और एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा सा बोला, वो ये कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो, दुनिया की कोई भी केमिकल, वैसे तो अगर देखोगे हर चीज एक रिएक्शन है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लोगे उसमें मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी नया मास बनेगा नहीं, कभी भी नहीं। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, मान लो इस साइड मैंने 2 ग्राम सोडियम ले लिया, तो इस साइड भी 2 ग्राम सोडियम रहेगा। वैसे अभी रिसेंट स्टडीज के अंदर पता चला है मास में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन हम अगर पुराने जो हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने दिया था हम उसे ही लेके चलेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, हम उसे ही लेके चलते हैं। तो ठीक है, बेसिकली दोनों साइड बराबर रहेगा, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। डिफरेंट कंडीशंस के कारण मास में थोड़ी सी गिरावट या थोड़ा सा उछाल आ जाता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपके लेवल का वो नहीं है। आपके लेवल का बस इतना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, मास ऑफ एलएचएस मास ऑफ आरएचएस के बराबर है। ये था बैलेंसिंग की नीड। तो यहां से बैलेंसिंग कहां से निकल के आती है, इससे एक चीज पता चलती है कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ही केमिकल इक्वेशन को
बैलेंस करते हैं। पता चल गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इतना बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। आइए कुछ टर्म्स समझाता हूं मैं। कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं टीचर्स और बच्चे नहीं पता सर टर्म्स, लेकिन आइए बताता हूं मैं आपको कुछ टर्म्स। आइए कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है स्केलेटन इक्वेशन। ये क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन मतलब कि वो इक्वेशंस जो बैलेंस नहीं हुई हो। लेट सपोज मैं ये लिख दिया, मैं अपना वही वापस प्यारा सा हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया और मैंने यहाँ पे केवल HCl लिख दिया। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैलेंस है। ये बिल्कुल नहीं बैलेंस है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग की जरूरत क्या है। बैलेंसिंग की बस एक जरूरत है, वो क्या है? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनियो लेवोइसर ने हमको दिया था, एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस पर खड़े उतरने के लिए ही हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो मैंने आपको ये बताया कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन, जो नाम है वही नाम। तो ये होता है बेसिक आइडिया। ये कुछ टर्म्स हैं जो टीचर इस्तेमाल करता है, बच्चे देखते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा टर्म और ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको बुक वाला मेथड सिखाने वाला हूं, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये बैलेंसिंग वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन लेट सपोज आ जाए तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। एक पर्सनल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वो मेथड आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, उसकी कोई हमको खास, मैं अपनी तरफ से अगर बात करूं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उस एग्जाम में अप्लाई करो। अब आइए स्टार्ट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अभी तक मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग की जरूरत क्या है, क्यों बैलेंस करते हैं। ठीक है, कुछ लॉज हैं, उन लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। ये आपने बुक में देखा होगा, आई होप सो। बुक में इसी के ऊपर बुक ने समझाया कि किस तरीके आप इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको। ठीक है, आइए इसको मैं भी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि बुक की बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी। चलिए उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और साथ ही साथ 2-3 और भी ले लूंगा मैं अपनी तरफ से, क्योंकि जो बुक की लिखी हुई है वही हम थोड़ी ना बताएंगे आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप याद करिए। सबसे पहला एक स्टेप होता है, हमें एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम एलिमेंट को अलग लिखेंगे, LHS को अलग लिखेंगे, RHS को अलग लिखेंगे। अच्छा, ये LHS और RHS में क्या लिखेंगे भैया? LHS और RHS में आप एटम लिखोगे कि कितने नंबर ऑफ एटम। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, एलिमेंट में हाइड्रोजन लिखा, तो LHS और RHS में क्या लिखूंगा? LHS में लिखूंगा 2 हाइड्रोजन एटम, मतलब केवल 2 लिख देंगे आप, हाइड्रोजन नहीं 2 लिखेंगे आप यहाँ पर। और फिर बात करें अगर यहाँ पर, तो वहां पे भी 2 लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 2-2 है। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, ये होता है इसका काम। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ भी नहीं है, एलिमेंट को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इनके साथ आती हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट टीचर बोल देता है कि इसका एफी का कोफिशिएंट क्या है। बच्चे हैरान, कोफिशिएंट क्या है? ये कोफिशिएंट क्या आ गया? कोफिशिएंट मतलब होता है साथ वाला। ठीक है, साथ वाला, जैसे कोई जोड़ा है उसके साथ वाला। लेट सपोज कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा का निकल के आएगा, वो होगा -b अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या बातें बोल दी मैंने, आपको बताता हूं। देखो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मैं कोई मैथमेटिक्स के अंदर नहीं घुसाऊं, बस मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझो। तो ax x स्क्वायर के साथ कौन है? x, अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर का जोड़ीदार कौन है, तो a है। बस यही होता है कोफिशिएंट। तो आपसे अगर कोई बोल दे कि fe का कोफिशिएंट क्या है, तो वो भी हम बैलेंस करके निकाल लेंगे और वही उसका कोफिशिएंट होगा। वो कोई नंबर होगा डेफिनेटली, कोई रियल नंबर होगा, हाँ होल नंबर होगा, डोंट वरी, कोई पॉइंट में आंसर नहीं आता। कोफिशिएंट हम कभी भी इक्वेशन के अंदर पॉइंट में ज्यादा नहीं लेते हैं, हम अपॉन में ले सकते हैं, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके अपॉन वाले साइन काट देते हैं, या कोफिशिएंट केवल एक होल नंबर रहता है। ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को, क्लास 10th के अंदर की बातें हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें ओरली मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको करना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बॉक्स बनाने वाले हैं फटाफट। आइए चलिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे LHS, यहाँ पे लिख देंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में कौन है हमारे पास? आयरन है, और आप आयरन लिख दोगे सबसे पहले, बस यही तो आप गलत हो गए। क्यों आ गया मैं बताता हूं आपको। देखो अगर मैं हाइड्रोजन को पहले ले लूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं आयरन को पहले लूंगा तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके। अगर मैं लेट सपोज, जैसे आप बुक को देखोगे तो बुक भी ऐसे ही की है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम लेंगे अपना हाइड्रोजन।
फिर हम ले लेंगे ऑक्सीजन, फिर हम ले लेंगे आयरन। अब इसके पीछे क्या वो है लॉजिक, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन को लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, आपको यहाँ पे तो ये बैलेंस दिखेगा कि हाँ चलो बैलेंस्ड है, दिखा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करने लगे, कुछ चेंजेस लाएं, ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे। अब आइए देखते हैं, ऑक्सीजन को देखें ध्यान से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, काफी डिफरेंस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का इनिशियल स्टेज देखूं तो वो 1 और 4 है, तो फाइनल क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, इसीलिए बता रहा हूं फाइनल। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 × 4 इज इक्वल टू 4। अब मैं कोफिशिएंट की जगह 4 लगा दूंगा, तो मतलब मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा। अब क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है जी, नहीं बैलेंस है। इसीलिए मैंने कहा कि बुक के हिसाब से भी कई बार चलना होता है, अपना मनगढ़ंत काम हम नहीं कर सकते। आयरन के हिसाब, अगर मैं आयरन का हिसाब देखूं तो आरएचएस पे 3 है और एलएचएस पे 1 है। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं बैलेंस है भैया। तो आइए उसमें आपकी थोड़ा मैं ईज कर देता हूं। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो आप चाहो तो ऑक्सीजन भी ऊपर पहले ले सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। बट मैंने हाइड्रोजन को ऊपर ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया जी, नहीं, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन अब हो गया है 8। हाइड्रोजन अब आप ऐसे रफ नहीं करने वाले, आप यहाँ पे एक रफ वर्क बनाओगे, वहां पे मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, ठीक है, क्यों, 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना है 2। तो 4 2 जा अगर 8 देखूं मैं और यहाँ पे मैं देखूंगा 2, तो मैं 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 4 लगा दूंगा। बैलेंसिंग का प्रोसेस है, बस मल्टीप्लाई करते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, बैलेंस हो गया। आयरन को बैलेंस करना है, 1 3 जा 3 कर लो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हुआ क्या है, ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। बैलेंसिंग केवल आपके यूनिट टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आता है, मतलब ऐसे टाइप के एग्जामिनेशन जो स्कूल में होते हैं वहां पे आता है। और अगर मान लीजिए अगर आ भी जाता है तो ये मेथड तो आप सीख लो, क्या करना होता है, बस एलएचएस आरएचएस का बॉक्स बनाना रहता है एलिमेंट के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, आने वाला उस लेक्चर के अंदर मैं एबीसीडी मेथड बताऊंगा जो कि मैथमेटिक्स है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं काम, लेकिन ये मेथड सीख लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भूल जाओ जो बताया, नहीं, पहले बॉक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बैलेंस इक्वेशन, बस हो गया। एक नीचे शॉर्ट वीडियो है, 15 सेकंड की वीडियो है, उसको देखना, क्लिक करना, उसमें आपको दिखेगा कि 2 इक्वेशन जो कि बहुत डिफिकल्ट है, सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, बड़ी सरदर्द होती है, वो मैंने कितनी जल्दी से सॉल्व कर दिया है। तो वो वाला जो मेथड है, वो मेथड आने वाला है बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी अभी मेरे पास प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करके आपके पास वीडियो लेके आ जाएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास कार्बन है, सल्फर है और मैंने CS2 बनाया है। अब इसको भी बैलेंस करने वाले हैं हम। ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, आप देख सकते हो, मैं चाहूं तो उसको 1 सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकता हूं, बट आपके लिए मुझे बुक वाला मेथड बताना पड़ेगा, तो चलिए भी बताते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अमोनिया प्रिपेयर करने वाला हूं अपने बोर्ड के ऊपर, चलिए आइए वो भी देखते हैं। तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट LHS RHS, ठीक है, तो एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले, मैं फटाफट लिख देता हूं। एलिमेंट क्या है, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है। LHS क्या है, LHS अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 1 है, RHS और यहाँ पे भी सल्फर 1 है। RHS देखूंगा ध्यान से, RHS के अगर देखूंगा तो यहाँ पे 1 है और ये 2 है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। कितना टाइम लगा, कुछ चुटकियों का काम है, तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये भी। अब हम आपको आपके सामने ही अपने बोर्ड पे प्रिपेयर करने वाले हैं अमोनिया को, चलिए आइए प्रिपेयर करते हैं। मैं ले लूंगा नाइट्रोजन, मैं ले लूंगा हाइड्रोजन और प्रिपेयर कर दूंगा NH3, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब आइए बैलेंस करते हैं इनको। सबसे पहले तो एलिमेंट ले लेंगे फटाफट, क्या ले लेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट पे कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, एलिमेंट हो गया ये। LHS कितना है, LHS 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। RHS की अगर मैं बात करूं, RHS कितना है, RHS है आपका 1 और हाइड्रोजन है 3। बैलेंस करना है, क्या करेंगे, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, आइए चलिए बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो 2 × 1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 2। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट में हवा में कर रहा हूं लेकिन आप स्टेटमेंट लिखोगे, इनिशियली इतना था, फाइनल इतना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख देना जरूरी है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, तो ये 2 हो गया, कोफिशिएंट कहां पे 2 लगा दें, अब आप सोचोगे 2 कहां लगाए, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। अच्छा, अब तो कुछ फेरबदल हो गई, हाइड्रोजन अब बराबर नहीं है, अब हाइड्रोजन बराबर नहीं है, अब हाइड्रोजन RHS पे हो गया है। अब ऐसे रफ नहीं करोगे, नीचे रफ वर्क बना लेना, उस पे लिख देना। अब अगर मैं बात करूं तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको कैसे बैलेंस करना है, 2 × 3 कर दोगे, बस बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस।
बस यही करना है, इतना आसान है। मैंने अमोनिया भी आपके लिए सामने बैलेंस कर दिया। ऐसे कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो, बस हवा में मल्टीप्लाई ही तो करना है। इनिशियल फाइनल हो गया। तो ये था थोड़ा मेहनती काम। इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। 4 क्वेश्चन हमने कवर किए इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अब ये वीडियो लेक्चर समाप्ति की ओर आ गया है। सबसे पहले हमने इस लेक्चर के अंदर बात की है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। पूरा ए टू जेड सारी चीजें बात कवर कर ली कि फिजिकल स्टेट क्या है, किस तरीके होता है, केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, सब कुछ हमने और आपने मिलके मैग्नीशियम रिबन को जलाया भी और साथ में क्या निकाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब चीजें निकाली। दूसरे क्वेश्चन में हमने कवर किया कि किस तरह के केमिकल इक्वेशन को कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल स्टेट के साथ, ये भी हो गया। फिर हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, केवल टीचर को खुश करने के लिए, केवल मार्क्स लेने के लिए नहीं, उसके पीछे एक लॉ है, वो भी मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको बताया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किस तरीके बैलेंस करना, सारी की सारी चीजें हो गई हमारी कवर। अब इसी के साथ हम अब अगले लेक्चर पे चलते हैं। उस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डिफरेंट चीजें, बहुत ही उसमें भी हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। वो मेरा पर्सनल मेथड है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें 2 सेकंड के अंदर कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अच्छा, मैं 2 सेकंड हमेशा बोल देता हूं, क्या मैं हवा में बात करता हूं कि 2 सेकंड में बैलेंस हो जाएगा 2 सेकंड में। देखो, सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो मैं चाहे जितना बोल लूं कि 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, नहीं, वो केवल मेरे लिए 2 सेकंड है, आपके लिए वो 20 सेकंड हो सकता है, आपके लिए वो 2 मिनट हो सकता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप भी मेरी तरह नहीं बोल पाओगे कि 2 सेकंड के अंदर बैलेंस। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिस। कोई भी बेफालतू का क्लेम नहीं करता, मैं फालतू का क्लेम कभी नहीं करता कि भाई ये ले लो, ये जड़ी बूटी है, आप खाओ और जिंदाबाद। नहीं, ऐसा मैं कभी काम नहीं करता। मैं काम जो है वो ये सीधा है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए एंड माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू।